हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीएनडब्ल्यू मैसूर डिवीजन का एलडीसी जेई कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ है उसी का हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो हमसे पीडीएफ लिए हैं या कल जो है संडे को जो टेस्ट हुआ है टेस्ट सीरीज 5, तो जो भाई इसमें जो टेस्ट दिए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो भाई टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो वीडियो को रोक रोक करके सारे क्वेश्चन को लिख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, चलिए पहले मैं ये बता दूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएमडब्ल्यू जो है MYS मतलब कि मैसूर डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जो लेवल 6 जो है पद के लिए लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र है। जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7/11/2021 को एग्जाम हुआ है और इसके लिए 2 घंटा समय दिया गया है और मैक्सिमम जो है मार्क्स इसका 6 मतलब कि 100 नंबर का यह है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है 1 नंबर में कि आईसीएफ बफर प्लंजर डैश से बना होता है। मतलब कि आईसीएफ का जो बफर प्लंजर जो होता है, जो आईसीएफ के जो पीछे साइड मतलब कि साइड बफर जो होते हैं, वह बोल रहा है कि यह किस चीज का बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है। तो यह जो है कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, और एलएचबी का डैम्पर जो होते हैं अर्थात सॉकर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी जो है कास्ट स्टील का ही बना रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आईसीएफ का बफर प्लंजर जो है कास्ट स्टील का बना रहता है। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि आईसीएफ कोच में एक नए ड्राफ्ट पैड की मोटाई कितना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीएफ कोच में एक ड्राफ्ट पैड की मोटाई जो है कितना होता है। तो ये जो होता है 32 mm का होता है। ठीक है, जो भाई कल टेस्ट जो दिए हैं टेस्ट सीरीज 5 में, वो अपने क्वेश्चन को भी अपने मिलाते चले और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रा गियर और स्क्रू कपलिंग का एनहेंस प्रूफ लोड कितना होता है। जो आईसीएफ में तो सीबीसी का प्रयोग, आईसीएफ कर रहे हैं एलएचबी में सीबीसी का प्रयोग किया जाता है सेंटर बफर कपलर का, लेकिन आईसीएफ में जो एनहेंस स्क्रू कपलिंग का जो प्रयोग किया जा रहा है, जो देखते हैं कि स्क्रू कपलिंग जो दोनों गाड़ियों के बीच में मध्य में जो जोड़ने के लिए जो प्रयोग होता है, उसका कह रहा है कि एनहेंस स्क्रू कपलिंग का जो है प्रूफ लोड कितना होता है। तो इसका जो है 75 टन होता है। ठीक है, याद रखिएगा 75 टन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर केसिंग में बफर के केंद्र के छिद्र के ऊर्ध्वाधर दूरी कितना होता है। देखिए बफर केसिंग में बफर के केंद्र के छिद्र की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है कितना होता है। तो ये होता है 60.3 ± 0.2 mm लगभग होता है। याद रखिएगा, वीडियो को रोक रोक करके तो आप इसको कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि जॉब गैप तब किया जाता है जब उंगलियां डैश में होती है। कहने का तात्पर्य इसको है कि जॉब सीबीसी की बात कर रहा है। सीबीसी का जा गैप इसको बोलते हैं, कब किया जाता है जब बंद स्थिति में हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, बंद स्थिति में। जा गैप गेज टेस्ट तब किया जाता है जब उंगलियां डैश स्थिति में मतलब कि बंद स्थिति में हो। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीएफ कोच के साइड बैरियर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है 1600 mm होता है। साइड बैरियर किसे कहते हैं आप समझ जाइए कि आईसीएफ कोच में जो एक बोलिस्टर जो आप लोग देखते हैं, बोलिस्टर जो होता है वो बोलिस्टर के बीच में जो है साइड बैरियर जो है होता है। बोलिस्टर के बीच में 2 साइड बैरियर लगाओ जिसकी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको 1600 mm हो जाता है। ठीक है, और बीच में जो है यहाँ पर सेंटर होता है, सेंटर। ठीक है, तो ये जो है साइड बैरियर होता है और इसमें जो है साइड बैरियर का काम क्या है। तो साइड बैरियर बॉडी का कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कि बॉडी का लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से या किसके द्वारा होता है। तो साइड बैरियर के द्वारा होता है, अर्थात बॉडी का जो भी भार है वो साइड बैरियर पर आता है और साइड बैरियर के माध्यम से बोगी पर जाता है और बोगी के माध्यम से चक्कों पर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है तेल भी डाला जाता है, जो 2.5 लीटर के आसपास जो है इसमें तेल डाला जाता है। और इस कौन सा तेल डाला जाता है तो सर्वोलेन 68 जो है इसमें डाला जाता है, सर्वोलेन 68 इसमें तेल डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है कितना है। तो इसका साइड बैरियर बीच की दूरी जो है 1600 mm हो जाता है। ठीक है, 1600 mm हो जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आईसीएफ कोच में पहियों की पार्श्व गति डैश के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अर्थात लेटरल मूवमेंट की यह बात कर रहा है। लेटरल मूवमेंट जो है
आईसीएफ कोच में जो है पहियों की पसर गति लेटरल मूवमेंट किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये जो होता है एक्सल गाइड के द्वारा होता है। एक्सल गाइड आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि एक्सल गाइड में क्या बोलते हैं, एक्सल के बीच में दोनों साइड जो मतलब कि स्प्रिंग जो लगा रहता है, प्राइमरी स्प्रिंग उसके बीच में जिसमें जो स्प्रिंग जो लगा रहता है एक्सल गाइड में ही लगा रहता है। प्राइमरी स्प्रिंग जो होता है चारों कोनों पर, तो दोनों साइड में वो एक्सल गाइड होता है जो एक्सल को गाइड करता है, इधर उधर भटकने उसको नहीं देता है। वहीं अगर एलएचबी रहता तो एलएचबी में हो जाता रॉकर कंट्रोल आर्म होता है, कंट्रोल आर्म के द्वारा एलएचबी का एक्सल गाइड किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, डिफरेंस क्वेश्चन है। आईसीएफ में एक्सल गाइड के द्वारा पहिया की मतलब कि नियंत्रित किया जाता है, जबकि एलएचबी में रॉकर कंट्रोल आर्म के द्वारा पहिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ बीजी ट्राली का कठोर पहिया का आधार मतलब कि बीजी राइजिड व्हील बेस या पूछ रहा है, व्हील बेस जो है कितना होता है। ठीक है, आईसीएफ की बात कर, आईसीएफ का व्हील बेस कितना होता है, तो इसका होता है 2896 होता है। वहीं अगर एलएचबी रहता, एलएचबी तो इसका हो जाता है 2560 mm। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लें वीडियो को रोक करके। और जिन भाई जो कल टेस्ट 5 में जो दिया गया है, उन लोगों से कहना है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में टोटल के टोटल नोट कर लें और एक नोट्स को तैयार करते चलें, ताकि परीक्षा के समय काम देगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि एलएचबी में 2560 mm व्हील बेस होता है, जबकि आईसीएफ में जो है 2896 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक 110 किलोमीटर प्रति घंटा पर कितना होता है? ठीक है, तो के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक जो है 110 किलोमीटर जब स्पीड जब रहेगा गाड़ी का, तो उसका जो है घर्षण गुणांक 0.25 हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि सभी क्वेश्चन मतलब कि इसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो हर एक जो है सेट में जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जो है अपने नोट कॉपी में लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि सेंसर और फोनिक व्हील के बीच वायु अंतराल सीमा क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको तो जो भी देखने को लग रहा है सबका सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं सेंसर और फोनिक व्हील के बीच। देखिए, पहले सेंसर और फोनिक व्हील है क्या, पहले ये समझ लीजिए। जो ये एक्सल जो होता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको चक्का लगा हुआ है और चक्का के बाहर जिसको हम जनरल बोलते हैं, जनरल नहीं जनरल, तो इसमें जो है यहाँ पर एक फोनिक व्हील लगा रहता है। ठीक है, और फोनिक व्हील में जो है 80 दांते होते हैं। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोनिक व्हील में कितने दांते होते हैं, तो ये जो फोनिक व्हील में जो है 80 दांते होते हैं। ठीक है, और इसी 80 दांत में जो है आप एलएचबी कोच में जब देखे होइएगा, एलएचबी कोच में अगर वर्कशॉप में है तो एकदम पाटे आपको देखने को मिलेगा। अगर सीएनडब्ल्यू में ओपन लाइन में है जो फिट किया हुआ रहता है, तो देखिएगा एक्सल के अंत में जो है एक बॉक्स होता है और बॉक्स के साइड से एक इस तरह का यह सेंसर लगा रहता है। तो यह फोनिक व्हील जो दांता है उसके और सेंसर के बीच की गैप जो पूछ रहा है, अंतर कितना है, तो इसका अंतर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ रहे थे 10 नंबर कि सेंसर और फोनिक व्हील के बीच की वायु अंतराल कितना है, तो इसका सही आंसर जो है 0.9 से 1.4 mm हो जाता है। यानी फोनिक व्हील जो दांता जो होता है और सेंसर के बीच की यहाँ का जो पूछ रहा है, यहाँ का इसकी गैप कितना होता है, तो 0.9 से 1.4 mm होता है। ठीक है, जो एक्सल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या होता है? देखिए, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स से पूछ रहा है, तो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.5 होता है। लेकिन वहीं अगर आईसीएफ की अगर बात करता, आईसीएफ का अगर बात करता, आईसीएफ का तो ये जो है 3.5 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आईसीएफ में 3.5, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन एलएचबी का किया है तो एलएचबी में 2.5 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉन एसी कोच का एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की ऊंचाई कितना होता है? ठीक है, एक नॉन एसी कोच का एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की ऊंचाई यह पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको 360 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नॉन एसी कोच के एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री ऊंचाई जो है 360 mm होता है। वहीं अगर बॉलिस्टर स्प्रिंग का अगर ऊंचाई अगर पूछ दे नॉन एसी के लिए, तो ये हो जाता है 385 mm। कितना हो जाता है? 385 mm बॉलिस्टर स्प्रिंग के लिए। ठीक है, बॉलिस्टर स्प्रिंग के लिए 385 mm हो जाता है। इसके लिए नॉन एसी के लिए। ठीक है, नॉन एसी के लिए। और वहीं अगर एसी की बात करता, बॉलिस्टर एसी के लिए बॉलिस्टर स्प्रिंग का, एसी के लिए बॉलिस्टर स्प्रिंग का तो 400 mm हो जाता।
और और इसमें क्या एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, और एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की अगर बात करता, हम किसका बात कर रहे हैं, एसी का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता 375 mm। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक नॉन एसी कोच का एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की ऊंचाई कितना होता है, तो एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की ऊंचाई 360 mm होता है। ये क्वेश्चन एक हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर बॉलिस्टर स्प्रिंग का अगर पूछे हाइट कितना होता है, तो 385 mm होता है बॉलिस्टर स्प्रिंग का, नॉन एसी के लिए। और हम एसी के लिए बताएं तो बॉलिस्टर का स्प्रिंग हाइट जो होता है बॉलिस्टर स्प्रिंग का 400 mm हो जाएगा, और एक्सल एक्सल का 375 mm हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को, केवल लाइक और शेयर ही तो करना है, ठीक है। इससे हमारा उत्साह जगता है कि और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का वीडियो का कैसे PDF आप लोगों को कैसे मिलेगा, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और टेस्ट सीरीज में वही आदमी शामिल हो सकता है जो PDF लेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज फ्री होगा, इसलिए जो PDF लेगा उसी के लिए फ्री है, नहीं तो नहीं, और किसी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि आईसीएफ कोच के 16 बार में डैश होता है। कह रहा है कि आईसीएफ कोच के 16 बार में क्या होता है, तो आपसे बता दें कि आईसीएफ का जो 16 बार जो होता है जेड सेक्शन का होता है, जेड सेक्शन का। जब अगर आप लोग वर्कशॉप में होंगे, जब 16 बार जो साइड में जो 16 बार लगा रहता है, वो जब वो कटता है तो मतलब देखिएगा कि उसमें जो है जेड सेक्शन का उसका 16 बार जो है लगा रहता है, और इसमें जो है पटिया दे करके वेल्डिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, पटिया देकर बिल्डिंग। लेकिन 16 बार जो होता है जेड सेक्शन का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जेड सेक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन कोच कह रहा है कि एसी एक A3 पदनाम आकार का छटनी की गई ड्राइंग शीट डैश mm होता है, ठीक है। ड्राइंग शीट का कह रहा है कि मोटाई जो है कितना mm होता है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, 297 गुणे 420 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी कोच के लिए BMBC में प्रदान किया गया यांत्रिक लाभ। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल जो है लाभ पूछ रहा है कि यांत्रिक लाभ जो है कितना होता है, तो इसका यांत्रिक लाभ जो है 8.4 होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि RDSO के पंफलेट नंबर डैश में समझाया गया है कि यात्री कोच को एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण रख रखाव का निर्देश। मतलब कि इसको कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि RDSO के पंफलेट मतलब किस पंफलेट नंबर में समझाया गया है कि गाड़ी का जो ब्रेक उपकरण है उसका निरीक्षण और रख रखाव के बारे में निर्देश जो है किस जो है पंफलेट नंबर में दिया गया है, तो ये है 8805 में जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 8805 नंबर एक पंफलेट नंबर है जिसमें समझाया गया है कि यात्री कोच का एयर ब्रेक उपकरण को निरीक्षण और रख रखाव कैसे करना है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3W वितरक बल्ब, वितरक बल्ब मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के चेक बल्ब का क्या कार्य है, ठीक है। चेक बल्ब का क्या कार्य है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के चेक बल्ब का क्या कार्य है, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एयर के मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर के बैक फ्लो को रोकने के लिए, एक्जुलरी रिजर्वायर मतलब एयर के बैक फ्लो को रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के चेक बल्ब का कार्य है। चेक बल्ब का क्या कार्य है, एयर के बैक फ्लो को रोकने के लिए। एयर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर के बैक जो फ्लो होता है उसको रोकने के लिए उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर किस एजेंसी के तहत काम करता है, ठीक है। न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर जो है किस एजेंसी के तहत जो है कार्य करता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है PCME, CRS, IRCA और IRCTC, ठीक है। तो सही 18 का सही आंसर जो है सी हो जाएगा, IRCA, IRCA। लेकिन जो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है वह जो है गलत है, ठीक है। इसलिए मैं जो कल टेस्ट में जो भाई दिए हैं वो अपना सुधार कर लें। मैं ऐसे भी मैं व्हाट्सएप पर उन लोगों को भेज दूंगा। इसका सही आंसर जो है CRS होगा, ठीक है। न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर किस एजेंसी के तहत काम करता है, तो आप लोग को क्वेश्चन में चेक कराया गया है को सी आंसर जो गलत है IRCA, ये होगा CRS यानी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। CRS का फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। इसलिए आप लोग जो भी भाई सेट बनाए हैं वो सुधार लें। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। CRS होगा, आंसर में सी चेक कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में दिया गया पिस्टन स्ट्रोक जो है एयर ब्रेक ICF कोच में क्या होता है, मतलब कि ICF का जो है BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BMBC में दिया गया पिस्टन स्ट्रोक, मतलब कि ICF में वो मतलब कि सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो वही कह रहा है कि उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है।
तो इसका पिस्टन स्ट्रोक जो होता है 32 mm होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान अर्थात फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय ब्रेक पाइप का दबाव कितना तक गिर जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना तक गिर जाता है, तो ये जो है 1.5 kg पर cm स्क्वायर तक गिर जाता है। पूर्ण सेवा आवेदन के समय अर्थात फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय जो है 1.5 kg पर cm स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो में मैंने डिटेल बताया है, अपने वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, न्यूनतम सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, और पूर्ण सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना होता है, और इमरजेंसी के लिए भी कितना होता है। सबका सब मैंने वीडियो में मैंने बताया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो पर। ठीक है, चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में प्रयुक्त रूप सीट की मोटाई कितना होता है। ठीक है, एलएचबी कोच की बात कर रहा है कि रूप सीट की मोटाई जो है कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रूप सीट की बात ये कर रहा है एलएचबी का। ठीक है, तो एलएचबी कोच का जो है 1.25 से 1.7 तक होता है। कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, 1.25 से 1.27 mm तक होता है, और यह जो है स्टेनिक स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टेनिक स्टील का बना होता है, मतलब कि स्टेनिक स्टील आप देखिए कहीं कहीं मिलेगा स्टेनिक स्टील 304, स्टेनिक स्टील 304 यानी SS 304 का बना होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन अभी मिलेगा SS 304, SS 409 इस टाइप से। ठीक है, तो यह जो है SS 304 का बना होता है, मतलब कि स्टेनिक स्टील का बना होता है। इसकी मोटाई जो है 1.25 से लेकर 1.7 mm तक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं अगर ICF की अगर यहीं पर यही क्वेश्चन में अगर ICF की अगर बात करता तो यह हो जाता 1.6 mm। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसलिए कॉपी में नोट कर लें, ये क्वेश्चन तो इसमें है ही कि एलएचबी कोच के रूप सीट की मोटाई कितना होता है, तो 1.25 से 1.7 mm होता है, और यहाँ पर तो स्टेनिक स्टील का बना होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को कहीं कहीं लिख देता है कि SS 304। ठीक है, और ICF का जो है आपका 1.6 mm रूप सीट की मोटाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि जैव टैंकों का उपयोग की जाने वाली इनोकुलम बैक्टीरिया का सेल्फ जीवन काल कितना होता है। सेल्फ जीवन काल जो है कितना होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है 3 महीना दिया हुआ है, लेकिन कहीं आपको देखने को मिल जाता है 3 से 4 माह। ठीक है, जब आप थ्योरिकल पढ़िएगा बुक में तो 3 से 4 माह दिया हुआ है, लेकिन कम से कम जो है 3 होगा, इसलिए इसको 3 मारेंगे। ठीक है, और यह जो है बैक्टीरिया जो है जैव टैंक में किए जाने वाले इनोकुलम बैक्टीरिया सेल्फ जीवन काल। ठीक है, तो 3 महीना होता है, और यह 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ताप पर यह जीवित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जीवित रहता है, इसमें जो जैव टैंक में जो बैक्टीरिया डाला जाता है। और कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैव प्रक्रिया मतलब कि बायो टैंक में कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है, तो उसमें जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। यहाँ भी देखिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जीवन काल 3 महीना होता है। थ्योरी में पढ़िएगा तो 3 से 4 माह होता है, क्योंकि 3 से 4 माह आप लोग नोट कर लीजिएगा। या 60 डिग्री पर जीवित रहता है, और इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है डाला जाता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में सहायक पानी की टंकी की क्षमता कितना होता है। देखिए सहायक पानी की टंकी की क्षमता कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि पानी की टंकी क्षमता, सहायक यहाँ पर पूछ रहा है कि सहायक। ठीक है, तो सहायक पानी की टंकी की क्षमता 30 लीटर होता है। ठीक है, आपको हम बता दें कि 685 लीटर का जो है अंडर फ्रेम में देखिएगा तो 2 टैंक लगा रहता है। ठीक है, जो मोटर के द्वारा जो है बायो टॉयलेट में यानी अर्थात टॉयलेट से के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊपर जो जिसमें सेंसर भी लगा रहता है, इसके बारे में डिटेल हम बताएं पिछले वीडियो में देख लीजिए क्या कि 685 लीटर का जो 2 टैंक होता है, उसमें जो है वो पानी जो है जो सभी यूज के लिए जो प्रयोग टॉयलेट से लेकर के बाहर जो हाथ धोते हैं कोच के अंदर, उसमें सभी में प्रयोग 685 लीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है ये भी क्वेश्चन आ जाता है 685 लीटर का 2 टैंक लगा रहा है, तो उसमें कितने मोटर का प्रयोग किया जाता है, एक ही मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, एक ही मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक होता है 450 लीटर का, टैंक के अंदर ही रहता है, 450 लीटर का एक टैंक होता है। ठीक है, और 30 लीटर का भी एक टैंक होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि एलएचबी कोच में कितने प्रकार के यानी कितने टैंक लगा हुआ रहता है, मतलब कितने टैंक, तो कितने टैंक, तो 4 टैंक लगा रहता है। 650 लीटर वाला 2, 450 लीटर का 1, ये मिलाकर 3 हो गया, और 30 लीटर का 1, यानी कुल 4 टैंक लगा रहता है। ठीक है,
एक कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कुल कितने टैंक लगा रहता है, तो 4 हो जाएगा, 685 का 2, 450 का 1, 30 का 1। जो 30 लीटर वाला जो होता है इमरजेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है। जब सब पानी खत्म हो जाए तो उस समय 30 लीटर का जो इमरजेंसी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए कह रहा है एलएचबी कोच में सहायक पानी की टंकी की क्षमता के अंदर इस सहायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, हमको जहां तक विश्वास है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आईसीएफ कोच में जंक की मरम्मत के लिए निर्देश आरडीएसओ के निर्देश क्या है। ठीक है, जंक की मरम्मत के लिए बात कर रहा है, जंक की मरम्मत के लिए बात कर रहा है कि कौन सा मतलब की होगा। तो देखिए यहाँ पर 7501, 7601, 76, यही आंसर हो जाएगा। 7602 जो है आईसीएफ कोच में जंक की मरम्मत के लिए आरडीएसओ का निर्देश जो है, यह नंबर जो दिया, निर्देश संख्या जो है 7602 में जो है जंग की मरम्मत के बारे में निर्देश दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है कि आरडीएसओ स्पेसिस 9407 के अनुसार कोच के फर्श के लिए डैश मोटाई के कंप्रेसिव बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्रेसिव बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो होता है 13 mm होता है। ठीक है, 13 mm कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है 12 mm। ठीक है, तो 12 mm भी सही है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 13 mm भी मिलता है। ठीक है, इसलिए जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो वहां पर 12 mm भी लिखिएगा, याद करके 13 mm भी लिख दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 13 mm भी मिलता है। ठीक है, 12 से 13 mm होता है। ठीक है, और 12 और 13 दोनों अगर ऑप्शन में दे दे तो आप 12 मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हम कंफर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आरडीएसओ का 9407 में जो है कितना mm जो है प्लाई बोर्ड मतलब कि कंप्रेसिव बोर्ड का प्रयोग करने के लिए कर रहा है, तो आपको 12 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि CLW पैटर्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसी भी नौकरी के लिए 26,700 मानव घंटे अनुमत समय है, तो कुल मानव शक्ति की क्या आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, इसको हम लोग समझ लें। ठीक है, अगर कह रहा है नौकरी के लिए इतना मानव घंटे अनुमत समय है, देखिए अनुमानित समय जो है आपको 26,700 दिया हुआ है, तो कुल मानव घंटा जो मानव शक्ति की आवश्यकता कितना होगा, तो इसका सही नियम जो है क्या बोलते हैं, 26,700 में इसको हम लोग 200 से भागा कर देते हैं। ठीक है, 20 से 20 काट दीजिए और इसको मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको जो है भागा कर दे, 13 दूना 26। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 132 के आसपास यह आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका 26 जो है 26 के आंसर में जो दिया हुआ है 129। ठीक है, कटने पर कितना आ रहा है, 2020 और 13 दूना 26, ये कट जा रहा है, और 3 दूनी 6, और इसमें से एक निकल गया, मतलब कि ये हो जाएगा, मतलब कि 10 यानी 3 3 आएगा। ठीक है, तो 132.33। ठीक है, तो नियम के हिसाब से आपका आंसर जो है 132 आ रहा है, लेकिन आंसर में चेक जो है आंसर में दिया हुआ है कि 129 हो जाएगा, 129। ठीक है, लेकिन 129 अब देखिए जो है यहाँ जो है आंसर, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी अगर मानव घंटा जो दिया हुआ है अनुमत समय, उसमें 200 से भागा कीजिएगा, ऐसे नजदीकी का जो भी अगर ऑप्शन होगा उसको आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार 132 आ रहा है, तो इसी को हम सही मानते हैं। ठीक है, मैं इसको सही 132 को मान रहा हूँ, लेकिन आंसर में जो है 129 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है 132 दे दे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि SRF 5 कार्ड डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो SRF कार्ड जो है आपको विशेष कार्यकर्ता के लिए जॉब कार्ड है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है सी है। SRF 5 जो है ये कौन सा कार्ड है, तो विशेष कार्यकर्ता तो सभी लोग हैं, लेकिन उसमें जो विशेष कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो है जॉब कार्ड का नाम है SRF 5। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रहा है कि अनुमत समय में प्रदान किया गया थकान भत्ता -% है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थकान भत्ता जो है कितना है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि अनुमत समय में प्रदान किया गया थकान भत्ता कितना है, तो ये है 12.5%। कितना है, 12.5%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी में इसको नोट कर लें। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज कल जो संडे को कराया गया था, टेस्ट सीरीज 5 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि मशीनरी एंड संयंत्र मतलब कि M&P। ठीक है, मशीनरी एंड प्लांट से संबंधित योजना का शीर्ष क्या है। मशीनरी एंड प्लांट का जो है कौन सा है, तो PH जो है प्लान हेड जो है 41 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
29 नंबर मशीनरी एंड प्लांट, मशीनरी एंड संयंत्र माने M&P से संबंधित योजना कौन सा है? PH पनाल हेड 41 है। ठीक है, मशीनरी एंड प्लांट से अगर वहीं अगर वर्कशॉप से अगर पूछे कि वर्कशॉप के लिए M&P क्या है तो उसका 42 हो जाएगा, याद रखिएगा 42 जो है वर्कशॉप के लिए है। ठीक है, वर्कशॉप के लिए, ठीक है, वर्कशॉप के लिए 42 है और मशीनरी एंड प्लांट के लिए PH 41 है, याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा LWACCN, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे किया था एक लड़का जो PDF लिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा था LWACCN क्या होता है, तो उसमें जो है CNW का जो PDF दिया गया उसमें सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कोड दिया गया है, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में जो दिया गया है CNW वाला, उसमें सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कोड और शॉर्ट जितना भी फुल फॉर्म जो होता है वो सभी का सभी उसमें दिया हुआ है, उसको पहले ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए 30 नंबर में क्या दिया हुआ है कि LWACCN कोच में उपलब्ध कराई गई बर्थों की संख्या कितना है, तो ये जो है 72 इसका हो जाएगा। एल मतलब कि LHB, W मतलब कि वेस्टेबुल, AC का मतलब AC होता है और CN का मतलब होता है 3 टायर। ठीक है, तो LHB वेस्टेबुल AC 3 टायर में यह पूछ रहा है कि उपलब्ध कराई गई बर्थों की संख्या कितना है, तो 72 हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कोड उसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा, जो जिसको PDF दिया गया, PDF जो दिया गया वही काफी है। ठीक है, और जो भाई PDF अगर नहीं लिए हैं तो मैं वीडियो के अंत में मैं WhatsApp नंबर दूंगा, उस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और WhatsApp पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ लें कि उसमें कौन कौन से PDF आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा, सारे के सारे विधि उसमें लिखा हुआ है, तब जाकर के आप मैसेज करें, ऐसे मैसेज न करें। ठीक है, और जो भाई PDF लेगा उसी को टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट फ्री में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SAF का सही विस्तार चुने। SAF का सही विस्तार मतलब कि यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो 31 का देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सिंपल अकाउंट फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर जो कल टेस्ट लिया गया था उसमें जो है D नंबर चेक कराया गया है। ठीक है, तो D नंबर यह गलत है। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है C होगा, सिंपल अकाउंट फॉर्मेट। 31 का सही आंसर होगा सिंपल अकाउंट फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे भी मैं आप लोग के WhatsApp पर भेज दूंगा सुधार करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि NFTC का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल फाइबर थर्मोस्टेट कंपोजिट। नेचुरल जो है प्राकृतिक फाइबर थर्मोस्टेट जो है उसका जो है इसका दिया हुआ है, जो नेचुरल जो है, जो कि FRP के नाम से भी हम लोग कहीं कहीं हम लोग जानते हैं, फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, इसी का यह बना होता है, NFCPC का ही बना होता है, जो मतलब कि LHB के अंदर जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जिसका फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक जो है उसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं, इसी का यह बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RDSO का सही विस्तार, RDSO का सही विस्तार चुने, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RDSO का, तो इसका हो जाता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ए हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि ICF का सही विस्तार काती है IPAS का सही विस्तार चुने। 34 नंबर में कह रहा है, इसको थोड़ा हम कलम ले लें, तो 34 नंबर में क्या कह रहा है कि IPS का सही विस्तार चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ है, IPS, इसका सही आंसर C हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST का सही विस्तार, यानी GST तो सभी लोग जानते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका सही आंसर होता है, जो कहाँ दिया है, गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी C नंबर में दिया हुआ है, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि खराद में प्रयुक्त माइड्रल डैश के लिए प्रयोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खराद का मतलब लेथ मशीन का यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेथ मशीन में जो है माइड्रिल का क्या काम है। ठीक है, माइड्रिल का खराद में प्रयुक्त माइड्रल डैश के लिए उदाहरण है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, जीप स्थिरता टेम्पलेट गेज। देखिए तो इसका सही आंसर जो है स्थिरता हो जाएगा। स्थिरता का मतलब ये हो गया कि देखिए इसका सही आंसर अगर दिया रहता है, इसका सही आंसर है क्या है कि जॉब बोर के सकेंद्र को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। माइड्रिल का प्रयोग जो है जॉब के सकेंद्र को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइड्रिल का बांधा जाएगा कोई भी मतलब कि जॉब को, तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना,
इसीलिए इसका आंसर जो है स्थिरता दिया हुआ है। माइड्रिल का काम है स्थिर प्रदान करना, मतलब कि जॉब को सकेंद्र को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर स्थिरता होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि जॉब बोर के सकेंद्र बांधने के लिए माइड्रिल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका आंसर स्थिरता होगा। चलिए 37 में क्या करें कि आईसीएफ धुरा की लंबाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि आईसीएफ धुरा के मतलब एक्सल की लंबाई जो है यह पूछ रहा है, तो एक्सल की लंबाई जो है 2316 मतलब कि 2316 प्लस 0.5 से माइनस 0.5 mm हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में क्या कर रहा है कि आईसीएफ व्हील पर डैश mm फ्लैट फेस की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है कि कोच के लिए यानी पैसेंजर ट्रेन के लिए फ्लैट टायर की जो है सीमा जो है 50 mm होता है, वहीं गुड्स के लिए मतलब कि मालगाड़ी के लिए 60 mm होता है। कितना होता है? 60 mm होता है। ठीक है, तो पर है कि आईसीएफ व्हील पर डैश mm फ्लैट फेस अनुमति है, तो ये जो है आपको अनुमति नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं है, तो नहीं का मतलब 52 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुमति सीमा जो है 50 ही दिया, अधिक से अधिक 50 मतलब कि अधिक नहीं होना चाहिए आईसीएफ में, यानी पैसेंजर कोच में जो है 50 से अधिक नहीं होना चाहिए और गुड्स में 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर 52 होगा कि 52 जो है अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर बेयरिंग को माउंट करते समय उसे गर्म करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए यह क्वेश्चन जो है हर एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में भी खोजने के लिए बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो शायद मिल सकता है। बहुत सारे पीडीएफ आप लोग को दिया गया है, किस पीडीएफ में है नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है हर एक जगह नहीं मिलता है। इसलिए कहीं भी आपको नोट करके यहाँ पर नोट लिखिएगा, NOT नोट करके, और कहीं आपका जो क्रैश कोर्स है गेस क्वेश्चन जो छाट के जो लिखते होंगे उसमें जाकर यह क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, रोलर बेयरिंग को माउंट करने के लिए, माउंट करते समय गर्म करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें इंडक्शन हीटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कहाँ दिया है? सी में दिया हुआ है। प्रेरण हीटिंग मतलब कि इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो है कितना तक अधिक से अधिक गर्म किया जाता है? तो 80 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री तक इसको गर्म किया जाता है इंडक्शन हीटिंग के द्वारा, तब जाकर के उसको एक्सल पर फिट किया जाता है। ठीक है, तब जाकर इसको एक्सल पर फिट किया जाता है। लेकिन इसी देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैं कई क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यह जो है यहाँ पर तो है इंडक्शन हीटिंग के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, लेकिन कितना तक गर्म किया जाता है? 80 से 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है। और 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन मैं ये बता दूं कि अगर गाड़ी चल रही है, रनिंग पीरियड में है, तो एक ही एक्सल पर दो आईसीएफ की मैं बात अगर कर दूं आईसीएफ का, तो एक ही एक्सल पर दोनों बियरिंग के बीच का मतलब कि ताप में जो अंतर जो है 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और एलएचबी में 15 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतर एक ही एक्सल पर दोनों बियरिंग की अंतर मैं बता रहा हूं। ठीक है, और इस तरह अगर पूछे कहें कि एक्सल पर जो रनिंग पीरियड में है उस बेयरिंग को कितना डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, तो 80 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। याद रखिए, मैं यहाँ पर कई क्वेश्चन बताया हूँ, इसलिए आप लोग कंफर्म हो जाइए कि ना कि इधर का उधर हम लिख लें। ठीक है, पहले यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया, 1 नंबर आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि प्रेरण हीटिंग के द्वारा मतलब कि इंडक्शन हीटिंग के द्वारा गर्म होता है। दूसरे नंबर में बताया कि इंडक्शन हीटिंग गर्म जब हम करते हैं और एक्सल पर जब हम फिट करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसको गर्म कितना तक करते हैं? तो 80 से 120 डिग्री अधिकतम हम लोग गर्म करके उसको एक्सल पर फिट करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर मैंने बताया कि एक ही एक्सल पर रनिंग पीरियड में है आईसीएफ, तो उसको भी एक ही एक्सल पर दोनों बियरिंग में अंतर जो है 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, एलएचबी में 15 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर क्वेश्चन करे कि एक रनिंग पीरियड में बियरिंग जो है कितना डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, तो 80 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा। ठीक है, ताकि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि हाँ भाई मैंने ठीक पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में कि M16 एंड लॉकिंग बोल्ट के लिए सही टार्क वैल्यू कितना kgm है? ठीक है, कितना kgm है? तो इसका जो है 11 to 12 kgm लगभग होता है। कितना होता है? 11 से 12 kgm। ठीक है, 40 नंबर में दिया हुआ है कि 11 से 12 kgm इसका होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वांछित वाणिज्यिक ईमेल को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है स्पैम के रूप में जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। वांछित वाणिज्यिक ईमेल को किस रूप में जाना जाता है? तो स्पैम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या कह रहा है कि डैश जब उत्पादन
बढ़ जाती है। मतलब कि जब उत्पादन बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि इनपुट में वृद्धि होती है जबकि आउटपुट समान रहता है। आउटपुट बढ़ने पर इनपुट समान रहता है, आउटपुट घटता है जबकि इनपुट समान रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। आउटपुट बढ़ाने के दौरान इनपुट समान रहता है। मतलब जब हम आउटपुट बढ़ाए हैं, गाड़ी का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ई ना कि इनपुट जो है मतलब कि अंदर का जो भी सामान हमारे स्टोर में रखा हुआ है वो घट जाए, उसका भी लेवल जो है समान बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि आउटपुट जो हम कर रहे हैं, आउट टर्न जो कर रहे हैं, उस वक्त जो है हमारे सामान की कोई कमी ना पड़े। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। आउटपुट बढ़ने के दौरान इनपुट समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल आकार के लिए अनुमत भिन्नता की मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। ठीक है, क्या घुमा करके पूछा है कि मूल आकार के लिए अनुमत भिन्नता की मात्रा को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं। जब आप लोग आईटीआई कर रहे होइएगा तो उस समय हम लोग को पढ़ाया गया है या बताया गया है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। क्या, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा करके आपको कंफ्यूजन करने के लिए यह क्वेश्चन किया। क्वेश्चन तो वही, अर्थ तो वही निकलता है। मूल आकार के अनुमत भिन्नता, देखिए यहाँ पर दिया है अनुमत भिन्नता मतलब कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर। ठीक है, अंतर को, मात्रा को क्या कहते हैं, यानी अंतर को क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ट्रेड से क्वेश्चन आईटीआई में जो आप लोग पढ़े हैं, फीटर ट्रेड से यह क्वेश्चन है। लिमिट एंड टॉलरेंस जो है उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर पीडीएफ लेते हैं तो आईटीआई के जितने भी ट्रेड है वो सभी का पीडीएफ आप लोग को मिलता है यहाँ से। ICA डेमो मेमो CNW का जो भी क्वेश्चन है वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो है वो तो मिलता ही है। साथ में साथ आईटीआई का जितना भी मैकेनिकल का जो, जैसे इलेक्ट्रीशियन छोड़ करके बेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेथ मशीन, सेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लानर मशीन, वो सभी के सभी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब उसके बाद फ्री में आपको टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप पर लगे फोटो को ध्यान से पहले पढ़ें, फिर पीडीएफ के लिए ऑर्डर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर डैश का मिश्र धातु SN+PB होता है, यानी 3 प्लस लाइट का मिश्रण होता है शोल्डर। तो देखिए SN+PB कहाँ दिया हुआ है, SN+PB जो है सी में दिया हुआ है। शोल्डर जो है SN+PB का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह जो है रिपीट होता है। इसलिए मेरा काम है बताना, आप लोग का काम है लिखना और याद करना। ठीक है, आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कीजिए और हमसे जुड़िए, आप लोग को हर तरह से तैयार करेंगे। परीक्षा के समय आप लोग को क्रैश कोर्स, गेस्ट क्वेश्चन और पीडीएफ जो है, जो VVI जो पीडीएफ है, फिर ये पीडीएफ अभी जो जाएगा वो तो जाएगा, उसकी परीक्षा के टाइम में गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ भी अलग से आप लोग को दिया जाएगा और अच्छा से अच्छा तैयारी कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि तरल प्रवेश सिद्धांत डैश पर आधारित है। देखिए तरल सिद्धांत जो कैपिलरी एक्शन, मतलब कैपिलरी सिद्धांत जो मतलब है तरल प्रवेश सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, लिक्विड पेनिट्रेंट जो है या केशिकत क्रिया पर आधारित है। ठीक है, किस पर, केशिकत क्रिया पर आधारित है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में क्या कह रहा है कि स्टील की प्लेट को काटने के लिए छेनी के स्टील को डैश किया हुआ रहता है। तो ये जो है हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है। ठीक है, क्या रहता है, हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा संरक्षण प्रतिरोध स्टील डैश है। सबसे अच्छा संरक्षण प्रतिरोध कौन सा है, तो यह है कार्टन स्टील। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर एलएसबी कोच में जो है क्वेश्चन पूछता है कि एलएसबी कोच का अंडर फ्रेम किस स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है, तो वहां भी होगा कार्टन स्टील का बना रहता है, क्योंकि यह कोरोजन मतलब कि जंग की संरक्षण के लिए बहुत ही मतलब कि उपयोगी यह कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो सबसे अच्छा संरक्षण प्रतिरोध स्टील जो है कार्टन स्टील होता है, इसलिए एलएसबी कोच में जो है कार्टन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रभाव भार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सामग्री प्रभाव भार यानी ओजन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रभाव भार के लिए उपयोग है, मतलब वजन सहने के लिए नहीं है, तो वजन सहने के लिए कास्ट आयरन नहीं है। ठीक है, कास्ट आयरन जो है आप लोग को मतलब कि कंपन सहने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार भी किया जाता है कि मशीन का बेस जो है किस मतलब कि मेटल का बना होता है, तो वह कास्ट आयरन का बना रहता है। जैसे लेथ मशीन या कोई भी मशीन का बेस जो है अधिकांशतः जो है कास्ट आयरन का ही बना रहता है।
क्यों बना रहता है कास्ट आयरन का? क्योंकि इसको कंपन सहने का क्षमता जो है अधिक होता है, लेकिन इसको भार सहने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात सामग्री प्रभाव भार के लिए उपयुक्त नहीं होता है कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि किसी सामग्री की थकान शक्ति डैश को झेलने की क्षमता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार दिया हुआ है कि सामग्री की थकान शक्ति डैश को झेलने के लिए दिया है, मतलब कि थकान शक्ति जो है यानी इसका बार बार उलटने वाला भार, यानी बार बार उलटने पलटने पर भी अगर न टूटे, उसी के बारे में यह क्वेश्चन है। वो किसी सामग्री की थकान शक्ति जो है बार बार उलटने पलटने वाला भार को झेलने की क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि उच्च क्षमता वाला रबड़ डैश होता है। उच्च क्षमता वाला रबड़ कौन सा होता है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलम ले लूं। उच्च क्षमता देखिए क्या लिखा है? नाइट्राइल, नियोप्रीन, प्राकृतिक और सिलिकॉन। ठीक है, यह जो है 4 को दिया हुआ है, तो लेकिन इसका सही आंसर जो है सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। उच्च क्षमता वाला रबड़ जो है, उच्च तापमान वाला रबड़, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? तापमान वाला रबड़ जो है सिलिकॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि ISO 9606 मतलब कि 9606 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये कह रहा है कि वेल्डर की योग्यता परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, मैं वेल्डिंग का जो मैं वीडियो मैं बनाया हूँ वो जाकर के देखिए, उसमें यह पूरा डिटेल में सब समझाया गया है। ठीक है, और देखिए अब देखिए मैं 51 नंबर मैंने क्वेश्चन को बता दिया, लेकिन देखिए मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं एक वीडियो जो है 50 क्वेश्चन का ही मैं बनाता हूं, जो कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है, जो कि यह पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में मैं 50 के बाद 51 से मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है 50 तक इस वीडियो में देखिए, अगले वीडियो में मैं अकाउंट से प्रस्तुत करूंगा। और देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा। तो मेरा PDF पाने के लिए आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके उसमें जितने भी जो भी फोटो लगे हैं और जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें, और पढ़ करके तो जाकर के मैसेज करके आप PDF लें। ठीक है, उसमें कौन कौन से PDF आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सब उस पर लिखा हुआ है, उस हिसाब से तब जाकर के मैसेज मेरे पास करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप का नंबर जो है 96 93 57 14 26, ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जो है आप लोग MSG कर करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF जो है आपको व्हाट्सएप पर लगे फोटो में सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं बता दूं कि CNW का जो भी टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा, अर्थात ICF, LHB, डेमो, मेमो और वाइगन, और आ जाइए आपको पास, PTO, लीव, जितने भी है इंसेंटिव, कंप्यूटर, जितने भी D&AR 1968, रेल आचरण 1966, जितने भी आपको क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। और ITI ट्रेड से जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सभी क्वेश्चन का PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट में शामिल होने के लिए आप लोग को PDF लेना अनिवार्य है। जो भाई PDF नहीं लेंगे वो टेस्ट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि टेस्ट जो है फ्री में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पर लगे फोटो को जरूर पढ़ें, उसके बाद ही मैसेज करें। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।